एवरीवन। तो इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें हम लोगों ने देखा था टिल सेक्शन 17 ऑफ द पीसीपीएनडीटी एक्ट। तो आज हम बात करेंगे उसके आगे के चैप्टर्स के और इस एक्ट को कंप्लीट कर देंगे। सो कमिंग टू सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 18 बात करता है अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, जेनेटिक लैबोरेटरीज और जेनेटिक क्लिनिक्स। तो ये क्या कहता है कि जो भी पर्सन अगर कोई भी काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी या क्लिनिक खोलते हैं, तो इस एक्ट के आने के बाद ये कंपलसरी है कि वो सेंटर, वो लेबोरेटरी या फिर वो क्लिनिक रजिस्टर्ड हो। और आफ्टर द कमेंसमेंट हमें क्या बताता है कि ये जो पीसीपीएनडीटी एक्ट हमारा है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। सो अंडर सेक्शन 18 subsection 1 you have to compulsorily register the whatever counseling center you are opening or laboratory or clinic you are opening, you have to compulsorily register it. उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज विथ फीस। आपको एप्लीकेशन देनी है। और सबसेक्शन 3 कहता है कि जब ये एक्ट आ गया है, उस एक्ट के आने के बाद 60 डेज के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी फॉर रजिस्ट्रेशन। एंड सपोज अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन नहीं देते हैं, तो यू शैल सीज टू वर्क। आप अब अपनी जो क्लिनिक है, लैब है या फिर सेंटर है, उसे आप नहीं चला पाएंगे, वो आपको बंद करनी पड़ेगी। और सबसेक्शन 5 हमें ये कहता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है सर्टिफिकेट के लिए, तो जरूरी नहीं है कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी आपको अप्लाई करने के बाद वो देगी ही देगी। अगर उन्हें सही लगता है, इफ दे आर सेटिस्फाइड आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, वो तभी आपको देंगी आपका सर्टिफिकेट, वरना वो मना कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 18। नाउ कमिंग टू सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट, जो बात करता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। तो वो वही कह रहे हैं कि अगर वो सेटिस्फाई हुए तो वो इंक्वायरी करने के बाद अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज आपको ग्रांट कर देंगे सर्टिफिकेट, बट अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देंगे आपकी एप्लीकेशन को, वो रिफ्यूज कर देंगे आपको रजिस्ट्रेशन देने से। ऑल्सो ये सेक्शन ये भी बताता है कि अगर आपने एक बार सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको लाइफ टाइम के लिए मिल गया है। वो आपको टाइम टू टाइम जैसे प्रेस्क्राइब्ड है उसी मैनर में आपको उसे रिन्यू करवाना पड़ेगा, कुछ कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में। ऑल्सो जो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, एक बार अगर आपको रजिस्ट्रेशन हो जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आपको आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको एक ऐसी जगह पे उसको लगाना है जहां से हाँ सबको दिख पाए। इसका परफेक्ट एग्जांपल होगा, हम सब लोग पार्लर जाते हैं, सैलून में जाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं ना कि उनके पास जो वहाँ के ओनर होते हैं उन लोगों की एक सर्टिफिकेट जो होता है वो फ्रेम किया हुआ होता है कि इन्होंने सो एंड सो डेट पे उनको ये सर्टिफिकेट मिला, इन्होंने ये सो एंड सो कोर्स किया है और इन्हें ये आगे खोलने के लिए या फिर ये वर्क कैरी ऑन करने के लिए इन्हें दिया जाता है ये सर्टिफिकेट। तो वही चीज हो रही है यहाँ पर, बात हो रही है कि आपको अगर सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपको एक सही जगह पे, जहाँ पे हर किसी आते जाते इंसान को दिख पाए, ऐसी जगह आपको उसे प्लेस करना है ऑन डिस्प्ले इन योर काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी या फिर क्लिनिक। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट। Then let us come to section 20. सेक्शन 20 बात करता है अबाउट कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब चलिए, अब मान लिया कि आपको मिल गया रजिस्ट्रेशन, बट अगर मिल गया इसका मतलब क्या ये है कि आपको वो मिल ही चुका है हमेशा के लिए? तो वो हमने देखा कि हमेशा के लिए नहीं, आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। पर व्हाट इफ रिन्यूअल के पहले कुछ ऐसा हो जाए, तब क्या होगा? तो सेक्शन 20 कहता है कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है उनके पास ये राइट भी है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं या फिर सस्पेंड कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि आपने इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन का ब्रीच किया है। और अगर उन्होंने आपका सपोज रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया या फिर सस्पेंड कर दिया, तो आपके पास क्या रेमेडी है? आप अपनी अपील लेकर अगेंस्ट द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, आप अपनी अपील लेकर जा सकते हैं। वो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल सेंट्रल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने किया है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे अपील लेकर। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने किया है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे अपनी अपील लेकर। बट कब जाएंगे आप? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। जब से आपको ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन या कैंसिलेशन मिला है ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, उससे उस दिन से विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आप अपनी अपील लेकर जाएंगे। सो आई होप इट इज क्लियर। ये याद रखना बहुत आसान है कि अगर सेंट्रल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के अगेंस्ट आपको अपील लेके जानी है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, और अगर स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना है तो आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। Now let us come to a very important part of the whole act,
which talks about offenses and penalties. तो हम आते हैं सेक्शन 22 पे। सेक्शन 22 क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू प्रीनेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एंड पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। तो ये सेक्शन कहता है कि कोई भी कोई भी पर्सन जो है वो एडवर्टीज नहीं कर सकता है कि हमारे यहाँ पीएनडीटी होता है या फिर आप प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक आप हम यूज करते हैं सेक्स सिलेक्शन के लिए, आप ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते हैं। तो ना आप सेक्स सिलेक्शन के लिए दे सकते हैं एडवर्टीजमेंट, ना ही आप सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए दे सकते हैं एडवर्टीजमेंट। अब चाहे वो एक पर्सन हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लैब या फिर क्लिनिक हो, कोई भी व्यक्ति एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकता है कि हमारे यहाँ पर सेक्स सिलेक्शन या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, या फिर हम कंडक्ट करते हैं प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जस्ट फॉर सेक्स सिलेक्शन और सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगी पनिशमेंट। तो जो भी व्यक्ति या फिर जो भी क्लिनिक है, अगर वो लोग सपोज कर देते हैं एडवर्टीजमेंट, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 3, जो कहता है कि आपको मिलेगी shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and with fine which may extend to 10,000 rupees। मतलब मैक्सिमम बताया गया है कि अगर आपने एडवर्टाइज किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 3 इयर्स तक की, और मैक्सिमम फाइन कितना है? 10,000 रुपीज है। और इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट हमें ये बताता है कि एडवर्टीजमेंट का मतलब अब सिर्फ ये नहीं है कि आप पेपर में छपवा रहे हैं या फिर होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, जरूरी नहीं है कि वो वही हो। एडवर्टीजमेंट का मतलब अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी अगर एडवर्टाइज किया है कि आपका सपोज कोई वेबसाइट खुल रही है, आपने वहां पर दिया है, तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी अगर कहीं पर भी या फिर प्रिंट फॉर्म में अगर आपने कहीं पर भी दिया है एडवर्टीजमेंट, तो वो भी एडवर्टीजमेंट में आएगा और आपको सजा मिलेगी फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन इट। तो दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 22। फिर आते हैं हम सेक्शन 23 पे। सेक्शन 23 बात करता है अबाउट अदर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो ये क्या कहता है कि जो भी एक जेनेटिक काउंसलिंग क्लिनिक, लैब या फिर काउंसलिंग सेंटर खोलते हैं, जो उसे ओन करते हैं, अगर वो इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो उन्हें मिलेगी पनिशमेंट। और उन्हें कितनी पनिशमेंट मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स, 3 साल तक की सजा, या फिर 10,000 रुपए तक का फाइन। जो हमने ऊपर पढ़ा वो सेम ही है यहाँ पे, 3 साल तक की सजा या फिर एंड विथ फाइन। एंड यहाँ पे एंड है मतलब दोनों, सजा और फाइन दोनों आपको देना पड़ेगा, एंड विथ फाइन जो 10,000 रुपए तक की हो सकती है। बट अगर आपने वो दोबारा से किया है उस एक्ट को, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन आपका हो रहा है कि एक बार आप पहले कर चुके हैं, ये आपको छोड़ दिया गया, आप दोबारा कर रहे हैं, तो वही इम्प्रिजनमेंट 5 साल तक की हो जाएगी बढ़ करके, और फाइन कितना हो जाएगा? इट मे बी एक्सटेंडेड टू 50,000 रुपीज। इट इज एज सिंपल एज दैट। देन लेट्स कम टू सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 कहता है कि जो द नेम ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल बी रिपोर्टेड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू द स्टेट मेडिकल काउंसिल कंसर्न फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शन इंक्लूडिंग सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ द चार्जेस आर फ्रेम्ड बाय द कोर्ट अंटिल द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। तो ये कहता है कि अगर किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने कोई भी ऑफेंस किया है तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जाकर स्टेट मेडिकल काउंसिल से कह सकती है कि आप इनके खिलाफ नेसेसरी एक्शन लीजिए। वो क्या कर सकते हैं? जब तक वो केस चल रहा है तब तक वो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे, बट एक बार अगर वो केस खत्म हो गया और आपका कन्विक्शन हो जाता है तो वो आपका नाम रजिस्ट्रेशन से 5 साल तक के लिए हटा सकते हैं, अगर आपने वो पहली बार ये ऑफेंस किया है। बट अगर आपने ये ऑफेंस दूसरी बार किया है, सब्सिक्वेंट ऑफेंस है आपका ये, तो फिर वो परमानेंटली ही आपका नाम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम देयर रजिस्ट्रेशन। Then let us come to the next subsection, जो कहता है कि any person who seeks aid of genetic counseling center, lab या फिर clinic, अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट से अगर कोई इंसान हेल्प लेता है, एड लेता है फॉर सेक्स सिलेक्शन या फिर पीएनडीटी करवाने के लिए ऑन अ प्रेग्नेंट वुमेन, तो उसे भी क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। तो जो भी पर्सन हेल्प लेता है या फिर एड लेता है किसी भी इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट्स की फॉर सेक्स सिलेक्शन या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन, तो उन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। अब पनिशमेंट कितनी मिलेगी? विद अ टर्म व्हिच मे बी एक्सटेंडेड टू 3 इयर्स विद फाइन
विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज फॉर द फर्स्ट ऑफेंस। पहली बार किया है तो आपको 3 साल तक की सजा और 50,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ेगा। और अगर आपने सब्सिक्वेंट दोबारा से वो किया है तो वही सेम चीज है कि आपकी जो पनिशमेंट है वो 5 इयर्स तक एक्सटेंड हो जाएगी और आपका जो पनिशमेंट फाइन है वो 1 लाख रुपीज तक आपको देना पड़ सकता है। बट सबसेक्शन 4 हमें ये भी बताता है कि इन एनी केस डाउट क्लियर करने के लिए वो कहते हैं कि जो सबसेक्शन 3 में है ना, एनी पर्सन हु सीक्स एड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट फॉर कंडक्टिंग पीएनडीटी एंड फॉर सेक्स सिलेक्शन इज पनिश्ड एज वेल। तो सबसेक्शन 4 हमें कहता है कि इट डज नॉट अप्लाई टू अ विमेन। अब वो क्यों, वो हम इस दूसरे सेक्शन में देखते हैं जो कि बात करता है अबाउट बात की गई है अबाउट इन सेक्शन 24। सेक्शन 24 बात करता है अबाउट प्रिजम्पशन। तो इसमें क्या प्रिजम्पशन दिया गया है, इसमें प्रिजम्पशन ये दिया गया है कि अनलेस कोर्ट को ऐसा कुछ पुख्ता सबूत ना मिल जाए या फिर कोर्ट में ये बात क्लियर ना हो जाए, तब तक अज्यूम किया जाता है कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन का के ऊपर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज किया गया है विदाउट एनी रीजन, जो हमने ऊपर पढ़े थे ना पर्पस एंड कंडीशंस, अगर उनके बिला इनके उनके अलावा अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर किया गया है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज, तो प्रिजम्पशन ये किया जाता है कि उनके हस्बैंड ने या फिर उनके रिलेटिव्स ने उन्हें फोर्स किया होगा उससे वो करवाने के लिए। तो इसीलिए हमने ऊपर पढ़ा सबसेक्शन 4 में ऑफ सेक्शन 23 कि विमेन के ऊपर ऐसा कोई भी पनिशमेंट लागू नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस प्रूवन। तो अगर प्रिजम्पशन यही है, अब हमने पढ़ लिया कि प्रिजम्पशन है कि हस्बैंड या फिर रिलेटिव ने उन्हें कंपेल किया होगा, तो सपोज अगर उन्होंने किया है तो क्या माना जाता है इस सेक्शन के अंदर, ये माना जाता है कि उस इंसान ने अबेट किया है इस ऑफेंस को और उन्हें पनिशमेंट मिलती है और औरत को नहीं मिलती है अनलेस इट इज प्रूवन। तो दैट इज ऑल अबाउट प्रिजम्पशन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Then let's come to section 25. Section 25 बात करता है about penalty for contravention of the provision of the act or rules for which no specific punishment is provided। अब हम लोगों ने ऊपर इतने सारे sections पढ़े जिसमें हर एक act के लिए, हर एक contravention के लिए अलग अलग पनिशमेंट्स दी गई थी। बट अगर सपोज कोई भी ऐसा काम आपने किया है जो ऊपर दिए हुए सेक्शंस के अंदर इंक्लूड नहीं होता, जिसकी पनिशमेंट इस एक्ट में नहीं दी गई है, तो आपको कितनी सजा मिलेगी? यू शैल बी पनिशेबल विथ imprisonment for a term which may extend to 3 months or fine which may extend to 1,000 rupees or with both। और अगर आप कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो तो वो आपको फाइन देना पड़ेगा हर दिन, एडिशनल फाइन आपको देना पड़ेगा विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज फॉर एवरी डे जब तक आपने उस चीज का कॉन्ट्रावेंशन किया है फर्स्ट कन्विक्शन के बाद। Then let us come to section 26. Section 26 बात करता है about offenses by companies। अब हमने offenses by genetic clinics, labs ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने, काउंसलिंग सेंटर्स का पढ़ लिया, by any person भी पढ़ लिया। अगर जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके हस्बैंड है, उन्होंने अगर उन्हें कंपेल किया है तो उनका भी हमने देख लिया। बट अब कंपनी का क्या ऑफेंस हो सकता है? तो ये कहता है कि ये सेक्शन 26 कहता है कि इन केस कोई भी कंपनी इस एक्ट के अंदर किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी पाई जाती है, तो उस वक्त जो भी उस कंपनी का इंचार्ज होगा और जो भी रेस्पॉन्सिबल होगा कि उनके कहने पे वो कंपनी में सारे काम हो रहे होंगे, तो वो लाइबल ठहरा दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? जो हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सॉरी कंपनी लॉ में पढ़ते हैं हम लोग, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, तो वही बात है कि हम कॉर्पोरेट वेल को उठाकर देखेंगे कि उस वक्त जब वो कंपनी काम कर रही थी तो वो किसके कंट्रोल में थी, किसके कहने पे वो सारे काम कर रही थी, तो वही व्यक्ति जो है वो लायबल होंगे अंडर सेक्शन 26। हाउएवर अगर ये प्रूफ हो जाता है कि जो भी ऑफेंस उस कंपनी से हुआ है वो उनकी नॉलेज के बिना हुआ है, या फिर दूसरी बात ये कि उन्होंने अपना पूरा 100% दिया था कि ऐसा कोई काम ना हो, बट स्टिल हो जाता है अगर उनसे कोई ऐसा ऑफेंस, तो वो लायबल नहीं होंगे। बट अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो भी ऑफेंस अभी कमिट हुआ है बाय द कंपनी, अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो उनकी कंसेंट से हुआ था, या फिर जो उस वक्त इंचार्ज थे वो डायरेक्टर भी हो सकते हैं, मैनेजर भी हो सकते हैं, या फिर एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन हो सकता है, तो अगर ये पता चल जाता है कि वो उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, तो वो लायबल होंगे अंडर द PCPNDT एक्ट as talked about under section 26। एक important section है याद रखने के लिए कि कंपनी का जो ऑफेंस होता है वो कौन सा सेक्शन में उसके बारे में बात की गई है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 27। सेक्शन 27 कहता है कि नेचर कैसा है इस एक्ट के अंदर, जो ऑफेंसेस है उसका नेचर कैसा है, तो उसका नेचर है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, नॉन बेलेबल हैं एंड नॉन कंपाउंडेबल है।
नॉन बेलेबल मतलब बेल नहीं मिलेगी, नॉन कंपाउंडेबल मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं है, आप मतलब आपको पूरी सजा वजा सब कुछ काटनी पड़ेगी। तो इसलिए कि ऑफेंस जो नेचर जो है इस ऑफेंस का क्या है, इट इज कॉग्निजेबल इन नेचर, इट इज नॉन बेलेबल एंड इट इज नॉन कंपाउंडेबल। Then let's come to section 28 which talks about cognizance of offenses. तो section 28 क्या कहता है कि no court shall take cognizance of any offense under this act except on the complaint made by। तो ये क्या कहता है कि देखिए हम लोगों ने इसके अंदर इस एक्ट के अंदर हमने बहुत सारी अथॉरिटीज के बारे में पढ़ा है सेंट्रल एडवाइजरी कमिटीज के बारे में पढ़ा है, स्टेट का कमेटी के बारे में पढ़ा है हमने, देन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के बारे में पढ़ा है, एडवाइजरी बोर्ड के बारे में पढ़ा है। तो ये एक्ट क्या कहता है कि कोर्ट कभी भी कॉग्निजेंस नहीं लेगी इस ऑफेंस का, बट अगर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी या फिर कोई भी व्यक्ति 15 दिन का नोटिस देकर कंप्लेन करता है कोर्ट को, तभी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी उस केस का, नहीं तो तुरंत से कोर्ट उस केस का, जो भी केस पीएनडीटी से पीसीपीएनडीटी से रिलेटेड है, उस केस का कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। एंड इन केस सपोज कोई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जाकर बोलती है कि ये केस आप देखिए, या फिर कोई पर्सन विथ ड्यू नोटिस जाके बोलता है कि यू हैव टू ट्राई दिस ऑफेंस, तो किसके पास जाएगा ये केस? जाएगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास या फिर जेएमएफसी के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। आई होप इट इज क्लियर। देन लेट अस कम टू द लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में सबसे पहला सेक्शन बात करता है अबाउट मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स में क्या है, बस ये सिंपल सी बात ये है यहाँ पर कि जो भी आपने सपोज किसी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर ने, लैब ने अगर कोई किसी भी इंसान के ऊपर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज करी है, तो उन्हें सारे सारे डॉक्यूमेंट्स, उनसे जो वो कंसेंट हमने पढ़ा था ना कि विमेन से आपको कंसेंट लेना होगा, उनको कॉपी देनी होगी, तो वो सारी ही चीजें आपको अपने पास रखनी होगी प्रिजर्व फॉर एटलीस्ट 2 years, या फिर जितना टाइम उन्होंने बोला है उतने टाइम के लिए आपको प्रिजर्व रखना पड़ेगा उस रिकॉर्ड्स को। एंड इन केस प्रोसीडिंग्स चल रही है कोर्ट में, तो आपको जब तक वो केस डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता है, फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाता है उस केस का, तब तक आपको वो रिकॉर्ड्स अपने पास संभाल के रखने पड़ेंगे, क्योंकि सो एंड सो डेट के दिन इस औरत के ऊपर ये किया गया, और हमने जो किया उसका कंसेंट उन्होंने हमें दिया था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा। कितने टाइम तक करना होगा? जितने टाइम तक बोला जाए, और अगर केस चल रहा है तो आपको जब तक केस डिस्पोज ऑफ नहीं होता तब तक आपको वो रिकॉर्ड्स रखने होंगे। और इन केस इंस्पेक्शन के लिए कोई आता है तो आपको सारे जो रिकॉर्ड्स हैं रीजनेबल टाइम पे आपको वो सब दिखाने पड़ेंगे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, या फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने जिस भी पर्सन को ऑथराइज किया है उस पर्सन को आपको वो सारे रिकॉर्ड्स दिखाने पड़ेंगे। Then coming to section 30, it talks about power to search and seize records। किसके पास होता है power to search and seize records? ये हमने जब हमने functions पढ़े थे of appropriate authority, तब हमने ये पढ़ा था कि उसमें से एक function इनका ये भी होता है। So talking about section 30, ये क्या कहता है कि अगर किसी भी appropriate authority के पास reason है believe करने का कि कोई offense किया जा रहा है, कहीं पर किसी भी जगह पे कोई ऑफेंस किया जा रहा है, कोई ऑफेंस मतलब प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक सपोज काम में ली जा रही है, सपोज उन्हें पता चलता है कि कहीं पर सेक्स सिलेक्शन या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन जैसे काम हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उस जगह एंटर कर सकते हैं, वो सर्च कर सकते हैं, और ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स उनको लगता है कि ये एक मटीरियल हमारे लिए एविडेंस है, वो उन सभी चीजों को सीज करके अपने साथ लेके जा सकते हैं। और जो वो ये पूरा जो ये करते हैं ना, सर्च करेंगे, एंटर होंगे, सीज करेंगे, वो सारी चीजें जो होती है वो कौन से एक्ट के बेसिस पे करेंगे, वो दे विल डू इट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी के बेसिस पे वो लोग ये सर्च, सीजर एंड एंटर करेंगे। देन टॉकिंग अबाउट सेक्शन 31, ये हम हर एक्ट में पढ़ते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस एक्ट के अंदर काम कर रहा है और वो अपना काम गुड फेथ में करता है, सपोज कई बार गलती भी हो जाती है, बट हाँ उसमें गुड फेथ, सपोज इसका एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि सपोज अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को पता चलता है कहीं से कि किसी ना किसी जगह पर किया जा रहा है पीएनडीटी, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज करके जेंडर रिवील किया जा रहा है, उनको पता चलता है, तो वो लोग पहुंच जाते हैं सर्च करने के लिए, बट जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बोलोगे कि नहीं नहीं आप आए थे अब आपको सजा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज जो उन्होंने किया जब वहां पे पहुंचे तो वो गुड फेथ में पहुंचे थे कि वो इस पूरी सोसाइटी का कुछ हेल्प कर पाएंगे। तो इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के अंदर गुड फेथ में काम कर रहा है तो उनकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती है, ना सिविल ना क्रिमिनल।
देन कमिंग टू सेक्शन 31A जो बात करता है अबाउट रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। तो अगर इस एक्ट के अंदर कोई भी डिफिकल्टी अराइज होती है तो वो कौन देखेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डिफिकल्टी जो है इस एक्ट के अंदर वो रिमूव कर सकती है बाय पब्लिशिंग एन ऑर्डर। और वो ऑर्डर वो कब तक पास कर सकते थे? जो ये एक्ट आया उसके बाद 3 साल तक वो इसे पास कर सकते थे। देन कमिंग टू सेक्शन 32 विच टॉक्स अबाउट पावर टू मेक रूल्स। हमें इनके पास क्या क्या पावर है, क्या क्या रूल है, हमें इससे बिल्कुल मतलब नहीं है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंदर किसके पास पावर है रूल्स बनाने की? तो रूल मेकिंग पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बस ये याद रखना हमारे लिए इनफ है। Then coming to section 33 which talks about power to make regulations। अब power to make rule तो पढ़ लिया, regulation बनाने का power किसके पास है? The board may with the previous sanction of the central government by notification in the official gazette make regulations not inconsistent with the provisions of this act। तो make rule making power किसके पास है? Central government के पास है। But regulation making power किसके पास है? Board with the sanction of the central government। तो बोर्ड बना सकती है रेगुलेशन बट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन देगी और regulations वो बना सकते हैं। That's all about it। And lastly, coming to section 34 which talks about rules and regulations to be laid before the parliament। तो ये बस इतना कह रहा है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर अस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट इतना याद रखें कि टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज के अंदर अंदर वो सेशन के सामने दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने जो भी नया रूल या रेगुलेशन वो बना रहे हैं वो उसे रख देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द पीसीपीएनडीटी एक्ट। आई होप मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इस एक्ट के बारे में समझा पाई होंगे। अब लास्ट जो चीज आती है हमारे दिमाग में वो ये आती है कि अगर इतनी ही ये खराब चीज है तो क्यों ना गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से ही बैन कर दे कि ये प्रिवेंशन क्यों करना है, प्रोहिबिट क्यों करना है, आप बंद ही कर दो। बट देखिए, देखने की कहने की बात ये है कि हम उसे प्रोहिबिट नहीं कर सकते हैं बिकॉज प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो हम यूज करते हैं वो सिर्फ किसी बेबी का जेंडर जानने के लिए या फिर सेक्स सिलेक्शन, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं करते हैं। ये जो टेक्निक होती है इसकी पहचान हमें बहुत सारी डिजीजेस को पढ़ने में और उन्हें सॉल्व करने के लिए भी काम में आती है ये टेक्निक, और इसी वजह से हम उसके ऊपर पूरी तरीके से बैन नहीं लगा सकते हैं। तो ट्राई रहता है, गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वो रेगुलेट कर पाए इस टेक्निक के यूज को ताकि उसका मिसयूज ना होने पाए। और ये एक्ट हमारे लिए जरूरी है बिकॉज सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें सेक्स सिलेक्शन या सेक्स डिटर्मिनेशन जानना है, बट ये जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है ना, उस टेक्निक से कई बार ये होता है कि हम बहुत सारी जानें बचा पाते हैं। सपोज कई बार होता है कि अ, जो जो चाइल्ड होता है उसका इस दुनिया में आना या उस प्रेगनेंसी का कंटिन्यू रखना उस मदर के लिए हार्मफुल होता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि सपोज एक चाइल्ड है जिसको बहुत सारी एब्नॉर्मलिटीज है, ये कि अगर वो इस दुनिया में आ जाता है तो वो बहुत तड़प तड़प के रहेगा, उसे बहुत परेशानी होगी। तो ये सारी जो टेक्निक्स होती है इस सब का यूज क्या होता है? उसका यूज ये होता है कि हम इन टेक्निक्स को यूज करके उस बच्चे की परेशानी को कम कर सके। तो अगर वो जब अपनी मदर की वूम में है तभी अगर पता चल जाता है कि उन्हें कोई ऐसी एब्नॉर्मलिटी है जो ठीक हो सकती है तुरंत, तो डॉक्टर्स उसे ठीक कर देते हैं। और अगर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा एब्नॉर्मलिटीज है कि वो अगर पैदा हो जाए तो उसे बहुत दिक्कत होगी रहने में, तो फिर क्या होता है? अबॉर्शंस कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए पीसीपीएनडीटी एक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी एक रेगुलेशन है। एंड आई होप मैं आपको अच्छी तरीके से इसको समझा पाई हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद सम अदर एक्ट। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।